असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। मैं सर्वप्रथम ज्ञान आलोक की अधिष्ठात्री मां शारदा को शत शत नमन करता हूं। प्रतापगढ़ की इस ऐतिहासिक ध्वजवाहिका रही है उस धरती को प्रणाम करता हूं। भारत की सभी ज्ञान संपदा की वृद्धि में सृजन में जिन मनीषियों का योगदान रहा है उनको भी हृदय के अभ्यंतर से प्रणाम करता हूं। यहाँ पर उपस्थित आप सभी शिक्षा के सभी आराधकों को भी मैं हृदय के अभ्यंतर से प्रणाम करता हूं। यहाँ की व्यवस्था में जो लगे हुए लोग हैं, आदरणीय दुर्गेश जी, गोविंद जी, भूपेन्द्र जी और निरंतर जो पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो अंचल है उसमें विभिन्न जनपदों में मंडल मुख्यालयों पर एक अवेयरनेस, एक सांस्कृतिक योद्धा के रूप में जो निरंतर कार्यक्रमों के आयोजन में मुख्य भूमिका निभाते हैं, ऐसे श्री ब्रजमोहन जी के लिए मैं चाहूंगा कि आप लोग जोरदार। युवा हैं लेकिन उनके साथ जोश और होश दोनों है। अब मैं सीधे आता हूं भारतीय शिक्षा बोर्ड पर। भारतीय शिक्षा बोर्ड भारत सरकार द्वारा गठित नेशनल स्कूल एजुकेशन बोर्ड है और एक विधिक प्रक्रिया के तहत, एक मॉडल बायलॉज के तहत भारत सरकार ने इसका गठन किया और इसके संचालन का दायित्व स्पॉन्सरिंग बॉडी के रूप में पतंजलि योगपीठ को प्रदान किया। तो एक पंक्ति में मैं कहूं तो भारत सरकार द्वारा गठित और स्पॉन्सरिंग बॉडी के रूप में पतंजलि योगपीठ द्वारा संचालित नेशनल स्कूल एजुकेशन बोर्ड है भारतीय शिक्षा बोर्ड। दूसरा प्रश्न स्वाभाविक है, आप सभी शिक्षाविद हैं, विद्यालय के प्रबंधन से जुड़े हुए हैं, तो किसी बोर्ड के लिए आवश्यक होता है कि वो किसी अन्य जितने बोर्ड हैं देश में पहले से, नेशनल बोर्ड हो चाहे स्टेट बोर्ड, उससे इस बोर्ड का इक्विवेलेंस है कि नहीं, समकक्षता। क्योंकि एक समस्या आती है कि एक बोर्ड से पढ़े हुए बच्चे को किसी दूसरे इंटर बोर्ड माइग्रेशन जिसको कहते हैं कि एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में अगर जाता है तो उसका प्रवेश हो पाएगा कि नहीं। भारतीय शिक्षा बोर्ड या किसी बोर्ड का सर्टिफिकेशन वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूशंस में प्रवेश के लिए अर्ह है कि नहीं, एलिजिबिलिटी है कि नहीं, जॉब के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबिलिटी है कि नहीं, एंट्रेंस की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए उसकी एलिजिबिलिटी है कि नहीं, फॉरेन यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए एलिजिबिलिटी है कि नहीं, प्राइवेट फॉर्म, प्राइवेट कंपनीज में जॉब के लिए एलिजिबिलिटी है कि नहीं। ये बड़े नेचुरल क्वेश्चंस होते हैं रिगार्डिंग एनी बोर्ड। तो उसका एक इसलिए स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि उसकी अवधारणा के विषय में बात करने से पहले हम आपको ये बताएं कि भारतीय शिक्षा बोर्ड किस तरह से पूर्णतः एक सीबीएसई की तरह वैधानिक बोर्ड है। तो भारत सरकार ने, आप सभी जानते हैं कि एक बोर्ड का जब इक्विवेलेंस होता है तो उसके लिए एक संस्था है कोप्से। कोप्से के बारे में सभी जानते होंगे, लेकिन कोप्से गवर्नमेंट की संस्था नहीं है। कोप्से एक प्राइवेट सोसाइटी थी और ओवर द टाइम इसने अपना एक स्टेटस, अथॉरिटी प्राप्त कर लिया एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड के बीच में इक्विवेलेंस के लिए, जबकि कोई एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कभी उनको अधिकृत नहीं किया, लेकिन वो बिना प्राधिकृत हुए
धीरे धीरे व्यवहार्य पक्ष से किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट में देखेंगे तो लिखा होगा कि हम दूसरे बोर्ड को समकक्षता तभी देंगे जब वो बोर्ड कोप्से से इक्विवेलेंस प्राप्त किया हो। लेकिन जब ये बोर्ड बना और मुझे उसका नेतृत्व करने का एक सेवा करने का अवसर मिला, तो जो कि प्रशासनिक सेवा में रहने के नाते मैंने ढूंढना शुरू किया कि इसकी इक्विवेलेंस के लिए वैधानिक संस्था कौन है। तो पता चला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कभी भी किसी संस्था को अधिसूचित ही नहीं किया और न मानक सूचित किए कि इक्विवेलेंस कैसे होगा। तो हमने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से अनुरोध किया मिलकर कि चूंकि बोर्ड आपने बनाया है, पीएमओ के निर्देश पर बनाया है और एक नए उद्देश्य के साथ बनाया है, तो स्वाभाविक है कि इसकी समकक्षता अन्य सभी बोर्ड से हो, लेकिन वो ऐसी संस्था से हो जो भारत सरकार उसको प्राधिकृत करे। तब उन्होंने बहुत ही विचार, क्या बोले कोई ऐसी संस्था नहीं है क्या? तो उन्होंने सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन के साथ हमारी बैठक कराई, तो पता चला कि भारत सरकार ने कोई संस्था ऐसी प्राधिकृत ही नहीं किया है जो इक्विवेलेंस जाएगी। तो 15 नवंबर 2021 को पहली बार भारत सरकार ने नोटिफिकेशन किया कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज अब इक्विवेलेंस ड्रॉ करेगी और उसके लिए 4 SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में उन्होंने 4 मानक तय किए कि पहला मानक ये होना चाहिए कि वो टी का पालन करेगा। जो बोर्ड होगा राइट टू एजुकेशन एक्ट का पालन करेगा, नंबर 1। नंबर 2 शर्त ये होगी कि वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो दृष्टि है उससे अपने को अनुकूलित और संरेखित करेगा, मतलब कंप्लीटली अलाइंड विद द स्पिरिट ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तीसरी शर्त उन्होंने रखी कि किसी को भी इक्विवेलेंस देने के लिए जरूरी होगा कि आप ये देखें कि वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को फॉलो कर रहा है, बोर्ड की नहीं कर रहा, NCA। और चौथी शर्त उन्होंने रखी कि NCT को फॉलो कर रहा है कि नहीं, टीचर्स के संबंध में जो NCT के जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो क्वालिफिकेशंस। और 5वीं शर्त उन्होंने रखी कि वो बोर्ड संवैधानिक मूल्यों का कितना सम्मान करता है, मतलब द बोर्ड्स एक्टिविटी मस्ट बी कंप्लीटली अलाइंड विद द कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट, इट शुड नॉट डेविएट फ्रॉम द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर जो कुछ भी बच्चे को पढ़ा रहा है वो, तो बच्चे को एक अन्य दक्षताओं के साथ साथ एक संवैधानिक मूल्यों या संविधान की जो अपेक्षाएं हैं, एक नागरिक के रूप में किस तरह का व्यक्तित्व उसका होना चाहिए, उसकी अनुरूपता भी बोर्ड के सभी कंपोनेंट में झलकना चाहिए। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड ने अपने जो कैरिकुलम सिलेबस थे गठन के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रस्तुत किया 2021 के नोटिफिकेशन के बाद, और एक समिति बन करके उन्होंने इसकी पूरा परीक्षण कराया। हमारे बोर्ड में या दूसरे बोर्ड में एक भिन्नता है, मात्र एक बिंदु पर। NCT हम भी फॉलो करेंगे और बाकी भी बोर्ड को फॉलो करना है, ये मैंडेट है सरकार का। नहीं करता है तो वो कहीं ना कहीं वैधानिक रूप से वो शिथिलीकरण कर रहा है, शैथिल्य है या अवमानना। NCF फॉलो करना ही चाहिए अगर देश ने इतने विचार विमर्श के बाद कोई नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया, क्योंकि बात की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की जो कॉम्पिटेंसी होगी, जो दक्षता होगी, वो तो NCF की कॉम्पिटेंसी के आधार पर ही परीक्षण होगा, मूल्यांकन होगा। चाहे वो CUET का एग्जामिनेशन हो, चाहे GEE का हो, चाहे नीट का हो, चाहे बाद में सिविल सर्विसेज का हो। जब भी कोई क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन बैंक बनेंगे तो स्वाभाविक है वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बेस्ड कॉम्पिटेंसी अलाइंड होंगे।
तो इसलिए किसी भी बोर्ड को अगर बच्चे के साथ न्याय करना है तो उसे एनसीएफ तो फॉलो करना ही है। लीगल भी मैंडेट है और प्रैग्मेटिक भी रिक्वायरमेंट है, व्यवहारिक भी आवश्यकता है। और एनसीटी टीचर्स की क्वालिटी के लिए स्वाभाविक है कि कोई बोर्ड चिंतित होना चाहिए, किसी विद्यालय को भी चिंतित होना चाहिए, क्योंकि वास्तविक रूप से जो आप कोई भी दृष्टि हो, कोई भी दर्शन हो, लेकिन बच्चों तक, उसके मानस तक, उसके इंटेलेक्चुअल और इमोशनल बिल्ड करने में शिक्षक की भूमिका केंद्र में होती है, सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो उसकी गुणवत्ता से अगर कोई समझौता करता है तो स्वाभाविक रूप से फिर बोर्ड बच्चों के साथ, पूरे राष्ट्र के साथ, पूरी वैश्विक नागरिकता के साथ वो अपमान करता है। लेकिन हमारे बोर्ड में, अन्य बोर्ड में सिर्फ अंतर क्या है, बाकी बोर्ड तो ये सब पालन करना ही चाहिए उन्हें, लेकिन हमारे बोर्ड का जन्म ही जो हुआ है, जो पैदा हुआ है, उसके पैदा होने का मैंडेट सिर्फ उचित शिक्षा व्यवस्था देना। बाकी बोर्ड का अगर आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ अधिवक्ता लोग भी यहां बैठे हैं, ऐसा जैसे भूपेंद्र जी हैं, तो उन्हें ये मालूम होगा कि हर बोर्ड का, हर संस्था का एक जो उसका बर्थ होता है, उसका जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसका जो एरिया ऑफ डोमेन होता है, वो डिफाइंड होता है। तो बाकी अगर बोर्ड को देखेंगे तो उनका डिफाइंड एरिया था कि क्वालिटी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन दे, इंक्लूसिव एजुकेशन एंड क्वालिटी एजुकेशन, ये फोकस था, मेन थीम। लेकिन भारतीय शिक्षा बोर्ड में पहली बार यह रखा गया कि ये क्वालिटी एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, स्किल बेस्ड एजुकेशन, ये तो होना ही चाहिए, ये तो न्यूनतम आवश्यकता है। अगर मैं मैथमेटिक्स की भाषा में कहूं तो ये नेसेसरी है, लेकिन सफिशिएंट कब होगा? नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस की बात करते हैं तो नेसेसरी तो ये है स्किल जानना, नेसेसरी है क्वालिटी एजुकेशन, नेसेसरी है इंक्लूसिवनेस इन एजुकेशन, लेकिन सफिशिएंट किसी भी देश के लिए शिक्षा तब होती है जब उस देश की पूरी ऐतिहासिक सांस्कृतिक यात्रा में समय समय पर आई चुनौतियों का सामना करने के लिए जिस तरह के ज्ञान सृजन हुए, नॉलेज क्रिएट हुए हैं, उसकी पूरी ज्ञान संपदा की सातत्यता और परिवर्तन, कंटिन्यूटी एंड चेंज के साथ उसे पूरी तरह से बच्चों के मानस में समझ विकसित करें। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय शिक्षा बोर्ड के जन्म के समय लिखा हुआ है कि ब्लेंडिंग ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम विद मॉडर्न एजुकेशन, दिस इज वन ऑफ द कोर ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द बर्थ ऑफ भारतीय शिक्षा बोर्ड। वर्तमान शिक्षा के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेशन, ये इसका एक बहुत ही मुख्य थीम है। बाकी जो 21st सेंचुरी स्किल है, फिर मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं कि वो तो होना ही है। उसी तरह जैसे जो हम बच्चे के बारे में कहते हैं कि स्वस्थ होना चाहिए, तो शरीर तो स्वस्थ होनी ही चाहिए। अगर हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो शरीर तो स्वस्थ होनी ही चाहिए, लेकिन उसका अगर मानस नहीं ठीक है तो स्वस्थ नहीं है। तो मानस प्रबंधन कैसे करोगे? क्या वो मानस प्रबंधन आयातित विचारों से करोगे, इंपोर्टेड आइडियाज से करोगे, या ब्लेंड करोगे इंपोर्टेड आइडियाज को भी, जो बाहर से भी आपको दर्शन विचार मिल रहा है, उसको भी करेंगे, लेकिन अपनी धरती पर पूरी ऐतिहासिक यात्रा में हुए समय समय पर सृजित ज्ञान संपदाओं का संज्ञान नहीं लेंगे क्या?
तो ये जो हिस्टोरिकल जर्नी है, क्यों जाननी चाहिए इसको? कि जैसे मान लीजिए कि किसी एक्स को बीमार होता है, इंडिविजुअल किसी चिकित्सक के पास पहुंचे हैं, वैद्य के पास पहुंचे हैं, तो आपकी पूरी प्रोफाइल पूछता है कि आप पूरी जिंदगी में क्या क्या रोग हुआ था, कब कब क्या समस्याएं आई थी, वो पूरी प्रोफाइल जानना चाहता है। इसके बाद ही वो उचित उपचार की बात करता है। उसी तरह जब किसी समाज में, एक व्यापक समुदाय में अगर किसी प्रकार की समस्याएं आती हैं, तो अगर हम उसका उपचार करना चाहते हैं, तो क्या हम उसकी पूरी सांस्कृतिक जो प्रोफाइल है, जो उसकी जो कल्चरल प्रोफाइल है, जो उसकी फिलोसॉफिकल प्रोफाइल है, उसके बारे में क्या जानकारी नहीं होनी चाहिए? अगर हम ये कह रहे हैं कि परिवार टूट रहे हैं, आज संस्कार विहीनता तेजी से फैल रही है, सब लोग चिंतित हैं संस्कार के, सभी चिंतित हैं परिवार के टूटने से, सभी चिंतित हैं व्यक्ति की हताशा और मरणधर्मिता के शिकार होने के। व्यक्ति स्वतः में भी एक इंटैक्ट पर्सनालिटी नहीं रह गया है, टूट रहा है। उसके अंदर द्वंद्वात्मकता इतनी ज्यादा गहरे में हो गई है, जो भ्रम की स्थिति में है। He is not able to decide which is right and which is wrong. नहीं समझ में आ रहा इसका। और इतनी सूचनाओं का एक बम्बार्डमेंट है, सूचनाओं की सुनामी। पहले तो सीमित स्रोत थे इंफॉर्मेशन, अब तो पूरी सुनामी है सोशल मीडिया और हाईटेक मीडिया के दौर में। सारी यूनिवर्सिटीज पर हावी है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, सारी ज्ञान परंपराओं पर हावी है एक दो पंक्ति का कुछ भी स्टेटमेंट भेज देना। तो ये जो सुनामी का दौर है सूचनाओं का, और उसकी वजह से वो जो व्यक्ति भी भ्रम की स्थिति में है, वह व्यक्तित्व भी भ्रमित है, स्वतः में इकाई के रूप में भी, सामूहिकता में भी भ्रमित है, परिवार में भी भ्रमित है। ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली पर आए, न्यूक्लियर फैमिली से सिंगल फैमिली पर आए, और सिंगल फैमिली से भी सुसाइडल ट्रेंड की ओर बढ़ रहे। तो ये समस्या है, पूरी दुनिया में है, भारत में नहीं है। जितने ही तथाकथित विकसित देश हैं वहां और ज्यादा है। आप सभी प्रबुद्ध शिक्षाविद हैं, जो मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं कोई नई बात कह रहा हूं, लेकिन बोर्ड की बात करने के लिए एक भूमिका के रूप में आपको मैं आपकी ही बातों को, आपके ही मानस में दिन प्रतिदिन आपके बीच में जो चर्चाएं होती हैं, उन्हीं को स्वर देने की कोशिश कर रहा हूं। कोई मेरा कोई ये शोध किया हुआ कोई अपना कोई बात नहीं है, ये सर्वसामान्य के मन की बात है कि ये सब टूटन हो रही है, समाज में घुटन हो रही है मूल्यबोधों की। तो जब हम इसके उपचार की बात करेंगे, या वैश्विक स्तर पर जो समस्या है, प्रकृति विनाश की ओर बढ़ रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्रों में प्रतिदिन कोई न कोई चक्रवाती तूफान सुनामी आ रहे हैं, -50 डिग्री वाले टेम्परेचर के ज्योग्राफिकल जोन में भी फॉरेस्ट में आग लग जा रही है, फॉरेस्ट फायर। और महानगरों में मतलब साउथ अमेरिका में आपने पढ़ा होगा, सदर्न अमेरिका में सिटीज में ज्वालामुखी का उभार आ गया। भूकंप पहले भी आते रहे होंगे, लेकिन शोध अब ये है कि उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है क्षेत्रों में। नदियां सूख रही है, असमय वर्षा हो रही है, ऋतु परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ये तो प्रकृति के साथ हो रहा है। और मनुष्य के स्तर पर युद्ध, आतंक, व्यक्तिगत आक्रामकता, एग्रेसिवनेस,
समाज में चंद प्रतिशत लोगों के पास 99% संसाधनों पर कब्जा, चंद 4 डिजिटल कंपनियां पूरी दुनिया की डेटा प्राइवेसी और आर्थिक हाईवे को, इकोनॉमिक हाईवे को हाईजैक किए हुए हैं। टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, कोई व्यक्ति ऐसा दुनिया का नहीं है अपनी प्रोफाइल, आप किसी और, हो सकता है घर का सदस्य आपकी प्रोफाइल ना जानता हो, लेकिन इनके पास हमारे आपके सारे डेटाज हैं। आज हम आपसे जो बात भी कर रहे हैं, आपके फोन अगर साइलेंट भी हो, ऑफ भी हो, तो भी उन्हें मालूम है कि हमारी चर्चा किस बात पर हो रही है। हमें नहीं लग रहा है कि हम छोटी मोटी जासूसी से बहुत चिंतित हैं, लेकिन हमारी बेडरूम से लेके, खान पान से लेकर के, वस्त्र पहनने के ढंग से लेकर के, सारी चीजें उनके पास सेकंड्स में स्टोर हो रही हैं, डेटा। और उसके आधार पर वो क्या करते हैं, मार्केट तय करते हैं कि कंज्यूमर बनाना है आपको, तो आपका कंज्यूमर का बिहेवियर जानने के लिए डेटा रखते हैं। अब राष्ट्रों के सीक्रेट वेपन्स के ट्रेड भी उनके पास है। बंधुओं, हालात ये हैं, अगर आप बहुत गंभीरता से सारे विश्व के पटल को देखेंगे तो आज की तारीख में राष्ट्राध्यक्ष नीतियां नहीं तय कर रहे हैं। बड़े से बड़े राष्ट्राध्यक्ष नीतियां तय कर रही हैं इन 4 डिजिटल कॉलोनियलिज्म का दौर फैलाने वाली कंपनियां डेटा को इस तरह तोड़ मरोड़ करके इस तरह से मानस बदल देती हैं, और फेसबुक से लेकर के तमाम जो मीडिया के, यूट्यूब से लेकर के तमाम ऐसा फोकस प्रसार करती हैं कि हमारा मानस वैसा हो जाए। तो आर्थिक असमानता, क्रूरता के स्तर तक, बाजार का हमारी समस्त सोशल स्ट्रक्चर से लेके कल्चरल स्ट्रक्चर तक एक प्रभुत्व जमा लिया बाजार ने। बाजार हमारे व्यवहार, संस्कृति, आचरण, रिश्तों में घुस गया है, मार्केट। ये जो एक्सेसिव मार्केट बेस्ड सोशल स्ट्रक्चर, क्लाइमेट चेंज, वॉर, टेररिज्म, ये जो है ये भी दुनिया का वैश्विक समस्या है। अब इन समस्याओं के समाधान की जब हम बात करेंगे, करना भी चाहिए 21वीं सदी के प्रति, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, प्रत्येक व्यक्ति को जिसको एक जीवन जीना है 21वीं सदी में, कम से कम जो बच्चा पढ़ने आ रहा है हमारे यहाँ, जो युवा है, उसको तो जानना ही चाहिए। अगर उसको हम ये नहीं सिखा पाए कि 21वीं सदी में किस तरह की चुनौतियां आने वाली हैं या दस्तक दे रही हैं या दस्तक दे के आ चुकी हैं, हम उनकी अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं। उनके समाधान के लिए उन्हें ही आगे आना होगा, और उन्हें आगे आना होगा तो हमें उनकी दृष्टि और उनकी दक्षता दोनों ही, विजन और कॉम्पिटेंसी, उसके अनुकूल गढ़ना होगा। जो उसके अनुकूल गढ़ना होगा तो उसके लिए क्या है रॉ मटेरियल हमारे पास? पहला रॉ मटेरियल है कि जनाब ये देखो कि हमारे पूर्वजों के समक्ष जो समस्याएं आई थी, किस किस तरह की आई थी, और उनको दूर करने के लिए, उपचारित करने के लिए उन्होंने किन किस तरह के, किस किस डोमेन में, किस किस ज्ञान का सृजन किया, किस तरह के सोशल स्ट्रक्चर में किया, किस तरह के इथिकल वैल्यूज में किया, किस तरह की फिलॉसफी और एपिस्टेमोलॉजिकल लॉजिक्स में किया, रीजन रैशनैलिटी में किया, किस तरह से साइंस में किया, किस तरह से टेक्नोलॉजी में किया, किस तरह से भाषा विज्ञान में किया, किस तरह से साहित्य में किया, किस तरह से कल्चर के डिफरेंट डोमेन्स में किया, किस तरह से गणित में किया, किस तरह से खगोल विज्ञान में किया, किस तरह से चिकित्सा शास्त्र में किया, किस तरह से संगीत और नाट्य शास्त्र में किया, खेल में किया,
गायन में किया, चित्रकला में किया, जो जीवन के हमारे जो डिफरेंट फ्लेवर्स हैं उसमें उन्होंने किस किस तरह के ज्ञान सृजन किए और वो ज्ञान सृजन किन किन कारणों से परिवर्तित हुआ और कौन ऐसे बिंदु थे जो किसी भी कालखंड में हमेशा इटर्नल रहे, चिरंतन रहे। पूरा इतिहास दो ही बिंदुओं पर है, चिरंतनता और परिवर्तनीयता। कुछ चीजें चिरंतन होती हैं और कुछ चीजें बदलती हैं। अगर हम एक समर्थ व्यक्ति, सही समझ का होना जरूरी है। एक बच्चा हूं मैं, अगर 5 साल का, 3 साल का, 8 साल का, 15 साल का, जो भी, तो मेरी पहली समझ होनी चाहिए कि हम सर्वांग रूप से सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जो करंट्स हैं, जो वेव्स हैं हिस्टोरिकल डिफरेंट टाइम जोन में, उस समय क्या क्या परिवर्तन हुए थे, क्या क्या सृजन हुए थे, जब हम ये जानेंगे तभी अतीत के ही गर्भ से वर्तमान का अभ्युदय होता है।